वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप कि आप स्टडी कर रहे होंगे। तो इस आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ मैं आपका। हम 11th क्लास में पॉलिटिकल साइंस की जो पॉलिटिकल थियरी वाली बुक है, राजनीतिक सिद्धांत वाली जो किताब है, उसको अभी परस्यू कर रहे हैं। उसमें हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें दूसरा चैप्टर यानी कि स्वतंत्रता बहुत ही शानदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। आपने अगर ये वो वीडियोस में देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो एक बार देखिए, क्योंकि ये सब जो कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ने वाले हैं, चाहे स्वतंत्रता पढ़े, फिर उसके बाद में समानता पढ़े, नागरिक अधिकार पढ़े, वो सब एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जरूरी है कि आप उन सबको साथ में लेके चलो, ठीक है ना। तो पहले स्वतंत्रता वाले वीडियोस देखिए, उसके क्वेश्चन आंसर भी हो गए हैं। उसके बाद में हमने समानता का चैप्टर शुरू कर लिया था। समानता के बारे में मोटा मोटी जो भी आप इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हो, क्या है स्ट्रक्चर, क्या रहेगा, वो हमने डिस्कस कर लिया है। और आपको ये भी बता दिया है कि ये कॉन्सेप्ट है कैसा। तो आज प्रॉपरली हम पॉइंट वाइज इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि समानता मायने क्यों रखती, व्हाई द इक्वालिटी इज सो इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग, क्यों इतनी जरूरी है। स्वतंत्रता के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने कुछ केस स्टडीज के साथ ये देखा था कि स्वतंत्रता इंपॉर्टेंट क्यों है और किस तरह से लोगों ने जान भी दे दी उसके लिए, क्योंकि उनके लिए सिर्फ खुद की नहीं बल्कि पूरे पूरे राष्ट्र की, अपने लोगों की, सबकी स्वतंत्रता मायने रखती थी। तो अब उसी तरह समानता भी जरूरी है, लेकिन स्वतंत्रता और समानता में थोड़ा सा फर्क ये हो जाता है कि स्वतंत्रता जो है वो पूरी सोसाइटी की, पूरे समाज की, पूरे राष्ट्र की, अपने लोगों की, नागरिकों की एक साथ डिपेंड करती है, जबकि समानता जो है वो इंडिविजुअली रिलेट करती है। इंडिविजुअली का मतलब है कि समानता जो है वो जब तक अपने खुद के साथ ना की जाए, मतलब समान व्यवहार आपके खुद के साथ नहीं होगा, तब तक आपको वो फील नहीं होगा और तब तक आप उससे रिलेट नहीं कर सकोगे। तो अब हम पढ़ते हैं कि समानता का ये जो कॉन्सेप्ट है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मानव जाति के लिए समानता इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। समानता क्या है? एक शक्तिशाली नैतिक और राजनीतिक आदर्श है। ये सिर्फ नैतिक नहीं है कि भाई अच्छी बात है, चलो सुन लिया, या फिर होना चाहिए, सिर्फ अच्छी बात नहीं, ये एक राजनीतिक आदर्श है। राजनीतिक आदर्श से मतलब क्या हुआ कि अगर जो सत्ता में है या जो भी संस्थाएं हैं उनमें समान व्यवहार नहीं होता है, जो सत्ता में है वो नागरिकों के साथ समान व्यवहार नहीं करते हैं, ऐसे कानून नहीं बनाए जाते हैं, तो फिर उस देश में सत्ता का, सरकार का, राजनीति का कोई अर्थ नहीं हो जाता। तो इसीलिए ये एक राजनीतिक आदर्श भी है जिसने कई शताब्दियों तक मानव समाज को प्रेरित और निर्देशित किया। बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई हैं समानता के लिए। आप फ्रांस की क्रांति ले लीजिए, आप बोल्शेविक क्रांति ले लीजिए, आप पुनर्जागरण ले लीजिए, बहुत सी चीजें हैं। भारत का स्वतंत्रता संग्राम ले लीजिए, हर जगह समानता की मांग जो है हमेशा ही उठी है। एक राजनीतिक विचार के रूप में समानता की अवधारणा इस विचार का आह्वान करती है कि सभी मनुष्यों के पास उनके रंग, लिंग, जाति या राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना समान कार्य है। मतलब अगर कोई काम किया जा रहा है, अगर कोई अधिकार दिया जा रहा है, तो उसमें किसी भी तरह की और बातें नहीं देखी जाएगी कि आपका रंग कैसा है, आप किस जाति के हो, किस नस्ल के हो, कुछ भी ऐसी चीजों को कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये बनाए रखता है कि आम मानवता के कारण मनुष्य समान विचार और सम्मान का पात्र है। मनुष्यों को जो है वो हमेशा ही समानता सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। आप बिल्कुल इमेजिन कीजिए इस चीज को कि आप कहीं जा रहे हो, आप बस में जा रहे हो, समझ लीजिए किसी जगह के लिए आप ट्रैवल कर रहे हो, बस में आप चढ़े हो, लेकिन आपको सिर्फ इसलिए कि आप किसी विशेष जाति के हो या किसी विशेष रंग के हो या किसी विशेष लिंग से हो, तो आपको अगर ये कहा जाए कि हैं आपके लिए सबके साथ नहीं बैठना है, आपको पीछे वाली सीट पे ही जाके बैठना है, या फिर आपको सीट नहीं मिलेगी, आपको खड़े होके जाना है, क्यों? क्योंकि आप इस जाति के हो या इस रंग के हो या इस लिंग से हो या इस समाज से हो, ऐसा है, ऐसा हो तो आपको कैसा लगेगा। तो यानी कि समानता वो चीज है जिसके कारण हर मनुष्य जो है वो सम्मान का पात्र है, समान स्थितियों में समान उसके साथ व्यवहार किया जाएगा। तो यही चीज है जो हमें समानता की ओर आकर्षित करती है। आज समानता एक व्यापक रूप से स्वीकृत आदर्श है जो कई देश के संविधानों और कानूनों में सन्निहित है, चाहे वो हमारे भारत देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान हो,
चाहे वो अमेरिका का संविधान हो जो बहुत छोटा है, चाहे वो ब्रिटेन का जो है अलिखित संविधान हो, कैसा भी हो, हर संविधान में कहीं ना कहीं समानता की बात आएगी। एक छोटा सा एग्जांपल है कि भारत का संविधान जो है प्रत्येक 18 वर्ष के नागरिक को ये अधिकार देता है कि वो 18 वर्ष का होने के बाद वोट दे सके। सफरेज जो है वो भारत के संविधान द्वारा ग्रांट किया गया है। लेकिन क्या उसमें कहीं ये कहा गया है कि इस जाति के लोग 18 वर्ष के होने के बाद वोट देंगे, इस जाति के लोग जो हैं वो 21 वर्ष के होने के बाद वोट देंगे, या जो गोरे लोग हैं वो वोट देंगे और जो काले हैं वो नहीं देंगे? ऐसा कुछ है? नहीं है। तो यानी कहने का मतलब अगर कोई अधिकार दिया गया है तो वो सबको दिया गया है, समान रूप से दिया गया है, एक जैसा दिया गया है। इसीलिए ये समानता जो है वो हमारे संविधान में भी इसी प्रकार निहित है। फिर भी यह समानता के बजाय असमानता है जो दुनिया में हमारे साथ साथ हमारे अपने समाज के भीतर हमारे देश में सबसे अधिक दिखाई देती है। हालांकि बातें हर जगह यही होती है समानता की, इक्वालिटी की, इक्विटी की, लेकिन सबसे ज्यादा दिखाई क्या देता है? इनइक्वालिटी। सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी खास करके भारत में दिखाई देती है जब हम लग्जरी आवास के साथ साथ मौजूदा झोपड़ियों को भी देखते हैं। कुछ उदाहरण अभी देखेंगे जिसमें आपको अपने आप एहसास हो जाएगा कि किस तरह असमानता हमारे समाज में व्याप्त हो चुकी है। हमें एहसास भी नहीं होता कि हम खुद जो है वो अनजस्टफुल बातें कर रहे हैं या इनइक्वालिटी को फॉलो कर रहे हैं, असमानता को पना दे रहे हैं, लेकिन ऐसा है, वास्तव में ऐसा है। Why does equality matter? Equality is a powerful moral and political ideal that has inspired and guided human society for many centuries. Not just for now. It has become an important and vital part of our society from last hundreds of centuries. As a political idea, the concept of equality invokes the idea that all human beings have an equal worth regardless of their color, gender, race or nationality. It is called equality. It maintains the human beings deserve equal consideration and respect because of the common humanity. और यही वो विचार है जिसकी वजह से हर इंसान अपनी डिग्निटी को बनाए रख सकता है। डिग्निटी कब बनी रहेगी? इंसान की जो है वो सम्मान कब बना रहेगा? जब उसको समान व्यवहार मिलेगा। तो समान व्यवहार सम्मान को प्रेरित करता है, यानी कि सम्मान के लिए समानता जरूरी है। Today, equality is a widely accepted ideal which is embodied in the constitutions and laws of many countries, whether it is the constitution of India, whether it is of USA, whether it is of Britain. Each and every constitution consists the ideal of equality in it. Each and every country, each and every government grant the ideal of equality to its citizens. Yet it is inequality rather than equality which is most visible around us in the world as well as within a society. In our country, we can see slums existing side by side with luxury housing. यानी कहने का मतलब समानता तो है, कहने को समानता है, समानता ही है, लेकिन वास्तविकता में जो है असमानता उसी प्रकार व्याप्त है। जितनी समानता नहीं है उससे भी कहीं ज्यादा असमानता हमारे समाज में व्याप्त है। अब कैसे व्याप्त है? आप देखो किस तरह से जो है लग्जरी हाउसिंग्स के ठीक पास में झोपड़ियां बनी हुई है, स्लम्स बने हुए हैं। अब उन स्लम्स में और उन लग्जरी हाउसेस में कितना फर्क होता है, तो वो हमारी असमानता का द्योतक। और ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, और भी बहुत सी चीजें हैं जो हमें शो करती है कि हमारी सोसाइटी में समानता के साथ साथ असमानताएं एग्जिस्ट करती है अभी भी। बल्कि असमानता का विचार जो है, असमानता का, इनइक्वालिटी का जो नोशन है, वो अभी भी बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करता है। आप अब एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा इनइक्वालिटी हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। ये देखिए, एक तरफ पीछे लग्जरी हाउसिंग है। अब ये कहीं का भी सीन हो सकता है, ये वॉशिंगटन का सीन हो सकता है, ये न्यूयॉर्क का हो सकता है, ये लंदन का हो सकता है, ये इंडिया में मुंबई का भी हो सकता है ना। तो किस तरह से लग्जरी हाउसिंग के ठीक पीछे बहुत बड़ी बड़ी स्लम्स एग्जिस्ट करती है। तो ये जो झुग्गी झोंपड़ियां हैं, यहाँ रहने वाले जब इन बिल्डिंग्स को देखते हैं तो क्या उनको वो असमानता, वो इनइक्वालिटी फील नहीं होती?
चाहे वो इकोनॉमिक सेक्शन में हो, क्योंकि अगर देखा जाए तो इनके पास वो सारे साधन नहीं है जो उनको उस तरह से या उस तरह की लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए चाहिए हों। तो ये आर्थिक असमानता भी पैदा करता है, और इसी आर्थिक असमानता के साथ साथ धीरे धीरे सोशल इनइक्वालिटी यानी सामाजिक असमानताएं भी पैदा होने लगती है। क्यों? क्योंकि जब हाउसिंग, लग्जरी हाउसिंग्स वाले इन स्लम्स के निवासियों को जब हे दृष्टि से देखते हैं तो फिर वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं सामाजिक असमानता के बीज भी बो देती है, और यही सामाजिक असमानता, यही आर्थिक असमानता और यही जो इनइक्वालिटी का जो फॉर्मेट होता है वो ही आगे जाकर समाज में असंतोष का कारण बनता है। एक बहुत ही अच्छी पिक्चर है जिससे आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी कि सपोज ये पूरा जो ग्लोब है हमारा, उस ग्लोब का 50% पार्ट ऐसे लोगों के पास है जो जिनके पास 50% पार्ट है ग्लोब का, यानी कि कहने का मतलब सारी जो वेल्थ है उसका 50% से ज्यादा ये लोग कंज्यूम करते हैं, लेकिन ये संख्या में बहुत कम है। जबकि बहुत ज्यादा संख्या के लोग जो है बाकी का 50%, हमने पिछले वीडियो में ये चीज डिस्कस की थी कि पूरी दुनिया के जो 10% से भी कम अमीर लोग हैं वो पूरी दुनिया का 40% से भी ज्यादा संसाधनों का उपयोग करते हैं, और 40% से ज्यादा जो गरीब लोग हैं वो 5 या से 7% ही संसाधनों का उपयोग कर पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किस प्रकार से आर्थिक असमानता पूरी दुनिया में व्याप्त है। ये किसी एक देश, एक राज्य, एक नगर की बात नहीं है, इट इज द कंसर्न ऑफ होल ग्लोब। और उस पर लिखा हुआ क्या है? स्टिल नॉट एनफ, यानी इनको आधी दुनिया मिल चुकी है लेकिन अभी भी उनके लिए पर्याप्त नहीं है, उनको उनका लोभ नहीं मिटता। आपने अगर 10th क्लास में जो पढ़ा है, एक चैप्टर पढ़ा होगा रिसोर्सेज से रिलेटेड, उसमें महात्मा गांधी का एक कोटेशन मुझे याद आ रहा है जो आपने पढ़ा था कि हमारे पास हर एक की जरूरत के लिए तो पर्याप्त है लेकिन एक के भी लाभ के लिए पर्याप्त नहीं है। वी हैव एनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट हैव नॉट एनफ फॉर एनीवन्स ग्रीड। एक की भी अगर हमें लोभ को पूरा करना पड़े ना तो हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं है, लेकिन सबकी जरूरतें पूरी हो जाए इसके लिए पर्याप्त साधन है। तो यानी कि ये जो ग्रीड है ये कभी नहीं मिट सकती, और ये जो जरूरतें हैं जब तक ये ग्रीड नहीं मिटेगी, जब तक ये लोभ खत्म नहीं होगा, तब तक इनकी जरूरतें भी खत्म नहीं हो पाएगी। द टॉप 1% कंट्रोल्स 46% ऑफ द वर्ल्ड्स वेल्थ। ये कितनी ज्यादा हमारे जो इनइक्वालिटी है उसको शो करता है कि जो टॉप के 1% अमीर इंसान है वो पूरी दुनिया की 46% जो है पूरी वेल्थ उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये कितना ही कॉन्ट्रोडिक्टिव हो जाता है ये सोचना भी कि किस प्रकार से असमानता, खास करके आर्थिक असमानता हमारे समाज में व्याप्त है, और यही आर्थिक असमानता जो है वो सामाजिक असमानताओं की जननी होती है, और फिर सामाजिक असमानता धीरे धीरे सभी प्रकार के जो असंतोष है उनको जन्म देती है। इसलिए असमानता जो है वो ज्यादा व्याप्त है, और इसीलिए जरूरी है कि समानता के कॉन्सेप्ट को ज्यादा से ज्यादा समझा जाए। अब ये देखते हैं कि समानता है क्या। जब हमने इतनी बात कर ली कि भाई असमानता व्याप्त है, बहुत जरूरी है, तो अब इसका अगर कॉन्सेप्ट आए, आपके क्वेश्चन सीधा सीधा अगर बनता है कि समानता के कॉन्सेप्ट से, समानता के विचार से, जो इक्वालिटी का नोशन है उससे आप क्या समझते हैं? समानता का अर्थ है कि सभी लोग अपने कौशल और प्रतिभा को विकसित करने और अपने लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए समान अधिकारों और अवसरों के हकदार है। ये एक परफेक्ट डेफिनेशन है, एक बिल्कुल स्पष्ट परिभाषा है। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि समानता से आप क्या समझते हैं, तो आप अगर ये लिखते हैं तो ये वर्ड टू वर्ड एग्जैक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। समानता का अर्थ है कि सभी लोग अपने कौशल और प्रतिभा, यानी उनके अंदर जितना कौशल है, उनके अंदर जितना स्किल है, उनके अंदर जितना टैलेंट है, उसको विकसित करने और अपने लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए समान अधिकारों और अवसरों के हकदार हैं। और इसी विचार, इसी कॉन्सेप्ट, इसी विचारधारा को, इसी नोशन को समानता या इक्वालिटी कहा जाता है। हमारे संविधान ने हमें अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत बार ये पढ़ने वाले हो, क्योंकि एक पूरी बुक आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की है, और अभी जब आप ये नोशंस पढ़ रहे हो तब भी आपको ये याद रखना जरूरी है।
अनुच्छेद 14 जो है वो पूरी तरह समानता से रिलेट करता है। हमारे संविधान में हमें जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उनमें अनुच्छेद 14 पूरी तरह से समानता का अधिकार ही है। हमें समानता की जरूरत है ताकि हमें समाज में समान व्यवहार मिल सके। जब हमारे साथ समान व्यवहार किया जाता है तो एक व्यक्ति सम्मान और गरिमा अर्जित करता है। उसे लगता है कि जाति, रंग, स्थिति या राष्ट्रीयता में सभी अंतरों के बावजूद समाज में उसका समान मूल्य है। कब लगेगा? जब उसके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। जब हम अपने बिहेवियर से, अपने व्यवहार से, अपने बोली से या अपने शब्दों से किसी को असमान महसूस करवा ही देते हैं तो अचानक से क्या होता है, उसके मन में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। ये एक जो हीनता की भावना होती है वो आ जाती है, और ये हीनता की भावना ऐसे दबाव को पैदा करती है जो आगे जाकर फ्रस्ट्रेशन, और फ्रस्ट्रेशन बाद में एक्सप्लोजन में बदल जाता है। तो ये जो चीजें हैं ये तभी बचा जा सकता है इनसे जब हम सबके साथ समान व्यवहार करें। और सिर्फ हम नहीं बल्कि ये समाज, ये जो राजनीतिक व्यवस्था है, वो सरकार, संविधान, कानून सबके साथ समान व्यवहार करे, तब कहीं जाके समानता की जो आइडियल, जो आदर्श स्थिति है वो हमारे देश में आ पाएगी। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी समानता की मांग उठाई गई थी, जब हमने भारतीयों और अंग्रेजों के लिए समान व्यवहार की मांग की थी। आप सबको वो किस्सा बिल्कुल याद होगा, सबने कभी न कभी कहीं न कहीं पढ़ा ही होगा, जब महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में प्रथम जो श्रेणी का डब्बा था उसमें से बाहर फेंक दिया गया और ये कहा गया कि आप 3rd क्लास में जाके बैठो क्योंकि आपकी चमड़ी का रंग जो है वो गोरा नहीं है, आप गोरों के साथ नहीं बैठ सकते। सोचो कितना ही अपमानजनक रहा होगा वो पल उनके लिए, और कितना ही उद्वेलित करने वाला रहा होगा, और इसी ने महात्मा गांधी को प्रेरित किया। और पहले दक्षिण अफ्रीका में और उसके बाद भारत में जो सत्याग्रह की उन्होंने अलग जगाई थी वो उसी पल का परिणाम थी। तो ये उद्वेलित जरूरी नहीं है कि हर किसी के साथ जब असमान व्यवहार किया जाएगा तो वो महात्मा गांधी बन जाएगा। कई लोग गलत रास्ता भी इख्तियार कर लेते हैं उस असमानता को पाटने के लिए, उस जो वो खाई बन गई है एक दूसरे के बीच, उसको पाटने के लिए गलत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। तो ऐसे में जरूरी ये है कि सबसे पहले कानून द्वारा, फिर सरकार द्वारा, फिर समाज द्वारा और फिर इंडिविजुअली हर व्यक्ति द्वारा समानता के इस आदर्श को अपनाया जाए। Equality means that all people are entitled to same rights and opportunities to develop their skill and talents and to pursue their goals and ambition. This is the perfect definition you can say about equality. If you want to write it as the answer of any question, you can use this word to word. Equality means that all people are entitled to same rights and opportunities to develop their skill and talents to pursue their goals and ambitions. Our constitution has granted us right to equality under Article 14. We need equality so that we can get equal treatment in society. When we are treated equally, an individual earns respect and dignity. ये सबसे बड़ी बात है कि जब उसे इक्वल फील कराया जाएगा, जब उसे समान फील कराया जाएगा, तभी वो अपने लिए सम्मान की भावना अपने अंदर पैदा कर पाएगा। He or she feels that he or she is having equal worth in the society despite all the differences in race, caste, color, status or nationality. Demand for equality was also raised during our independence movement when we demanded equal treatment for Indians and Britishers. तो ये जो महत्वपूर्ण चीज है समानता की, वो आपने पढ़ी, समानता का अर्थ क्या होता है और समानता को हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। अब समानता भी अलग अलग प्रकार की होती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो समानता जिसकी हम बात करते हैं वो होती है अवसरों की समानता। अवसरों की समानता किसे कहते हैं? देखो कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे कभी नहीं होते, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई दो व्यक्ति एक जितने पढ़े लिखे हैं या एक जितना उनका सामर्थ्य है तो उनको किसी काम को करने के अवसर समान दिए जाने चाहिए। बाद में उनका अपना स्किल डिसाइड करेगा कि कौन आगे बढ़ेगा कौन पीछे रहेगा। इसको आप ऐसे समझिए कि क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो एग्जाम पेपर सबको एक जैसा दिया जाता है। अब ये उन बच्चों पे डिपेंड करता है कि वो कितने अच्छे से याद करते हैं या कितने अच्छे से लिखते हैं। हालांकि फर्स्ट तो उनमें से एक या दो ही आते हैं, है ना। फर्स्ट के जितने मार्क्स तो एक जने के आते हैं।
तो ऐसे में ये बच्चों पर खुद पर डिपेंड करता है। लेकिन क्या हो अगर टीचर जो है किसी एक बच्चे को तो बहुत इजी पेपर दे दे कि भाई मुझे तुझे क्लास में फर्स्ट लाना है, और बाकी बच्चों को नहीं दे, तो क्या आपके मन में विद्रोह की भावना नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। तो इसीलिए क्या किया जाता है, सभी बच्चों को एक जैसा पेपर दिया जाता है। एग्जाम जो क्वेश्चन पेपर होता है, जब आप एग्जाम देते हो तो वो आपकी स्किल, आपके टैलेंट, आपकी जो इंटेलिजेंसी है उस पर डिपेंड करता है कि आप पेपर को कैसे लिखते हो। तो यानी कि कहने का मतलब कि क्लास में फर्स्ट आने के अवसर तो सब बच्चों को समान रूप से दिए जा रहे हैं। अब ये बच्चों पे डिपेंड कर रहा है कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितने पढ़ रहे हैं, कैसे क्लास में फर्स्ट आ रहे हैं, या सिर्फ पास हुए जा रहे हैं। उसमें तो फिर ऐसा तो है नहीं कि आपको अलग अवसर दिए गए हैं, जब फर्स्ट आया था उसको ज्यादा पढ़ाया गया है। अब जैसे क्लास में टीचर पढ़ाएगा तब भी वो सभी बच्चों को एक जैसा पढ़ाएगा, है ना। तो इसी को कहते हैं अवसरों की समानता। ये छोटा सा एग्जाम्पल है क्लास का। तो आप अगर जॉब करने के लिए जाते हैं, तो सपोज कीजिए जब आप किसी जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी क्या होता है, पेपर तो एक जैसा मिलेगा सबको। अब ये पढ़ने वाले पे डिपेंड करता है कि उसके ज्यादा स्कोर आए कि नहीं आए। उसके बाद में इंटरव्यू सबका एक जैसा, वही एक ही इंसान बैठ के ले रहा है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो, तभी आप पास हो पाओगे। तो यानी कहने का मतलब, बिना ये देखे कि कोई किस जाति का है, किस धर्म का है, किस लिंग का है, किस नस्ल का है, किस जन्म स्थान का है, ये चीजों में भेदभाव किए बिना सबको आगे बढ़ने के अवसर समान दिए जाएं। अब ये उन पे डिपेंड करता है कि वो आगे बढ़ पाते हैं कि नहीं। तो इसी को कहते हैं अवसरों की समानता। अवसरों की समानता का अर्थ है बिना किसी पूर्वाग्रह के। पूर्वाग्रह किसे कहते हैं? प्रेजुडिस कहते हैं ऐसी भावना को जो हम पहले से किसी के लिए अपने मन में धारण कर लेते हैं, अपने मन में सोच लेते हैं कि अरे ये तो खराब ही है, ये तो बुरा ही है, ये तो अच्छा कर ही नहीं सकता। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम शक्ल देख के बोल देते हैं कि ये तो ठीक नहीं है, ये तो अच्छा नहीं है, ये अच्छा इंसान नहीं है, ऐसा नहीं है। तो वो जो धारणा जो हम उनको किसी को जाने बिना, किसी को पहचाने बिना अपने मन में बना लेते हैं, उसको पूर्वाग्रह या प्रेजुडिस कहा जाता है। अवसरों की समानता का अर्थ है बिना किसी पूर्वाग्रह के सभी को समान अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार आदि जैसे अवसर प्राप्त हों, कौशल और प्रतिभा विकसित करने और अपने लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के अवसरों में भी सभी को समानता मिले। अब सोचिए कि एक जगह रेस चल रही है और 10 जने उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रेस है 400 मीटर की, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि किसी के लिए जो वो ग्राउंड है वो 200 मीटर का ही बनाया जाएगा और किसी के लिए 600 मीटर बना दिया जाएगा। 400 मीटर रेस है तो सभी 400 मीटर ही दौड़ेंगे ना। अब ये तो दौड़ने वाले की क्षमता पे निर्भर करता है कि वो कितना तेज दौड़ता है और कितनी जल्दी अपने लक्ष्य को हासिल कर लेता है। तो इसी को कहते हैं अवसरों की समानता। एक समाज में लोग अपनी पसंद और दक्षता के संबंध में भिन्न हो सकते हैं। उनके पास अलग अलग प्रतिभा और अलग अलग कौशल हो सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ अपने चुने हुए करियर में दूसरों की तुलना में अधिक सफल हो सकते हैं और कुछ पीछे रह जाते हैं। ये फिर अवसरों की असमानता नहीं हुई, ये फिर नेचुरल जो है उनके बीच में इनइक्वालिटी आ जाती है। उनके बीच में कुछ प्राकृतिक असमानताएं हो सकती है, किसी की सोच अलग तरह की हो सकती है, किसी का स्किल, किसी का जो टैलेंट है वो अलग तरह का हो सकता है, उनमें भिन्नताएं हो सकती है और उसकी वजह से कुछ लोग आगे निकल जाते हैं, कुछ लोग पीछे रह जाते हैं। लेकिन अवसरों की समानता सबके लिए एक जैसी होती है। ये स्थिति या धन की समानता की कमी के कारण नहीं है, ये ठीक है ना। ये ऐसा कुछ नहीं है कि अवसर उनको नहीं मिले या धन नहीं मिला, बल्कि ऐसे बुनियादी लक्ष्यों तक लोगों की पहुंच में असमानताएं हैं, जिससे एक असमान और अन्यायपूर्ण समाज का निर्माण करता है। अब होता ये है, कई बार होता ही क्या है कि दो टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन समझिए कि एक जना जो है वो ऐसी जगह पे रह रहा है या ऐसे परिवार में है जहां के लोग बहुत जागरूक हैं। समझ लीजिए दो बच्चे हैं, दो बच्चों में से एक के माता पिता दोनों पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, उनको पता है कि किस तरह से बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए उसको किस स्कूल में डाला जाए या फिर किस तरह के गेम्स में आगे उसको परस्यू किया जाए, तो वो अच्छे से अच्छे डिसीजन उसके लिए ले सकते हैं। लेकिन वहीं एक बच्चा इक्वली टैलेंटेड है, लेकिन उसके माता पिता उसको वो स्थितियां प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं, तो ऐसे में वो बच्चा बराबर का टैलेंटेड होते हुए भी पीछे रह जाता है। तो कई बार अवसरों की असमानता इसलिए नहीं होती है कि उसको अवसर मिल नहीं रहे, इसलिए होती है कि उसकी स्थितियां ऐसी हो जाती है या फिर वो अवसर उसकी पहुंच से बाहर है। तो ऐसी स्थिति भी कई बार समाज में असंतोष को जन्म देती है। Equal opportunities imply the opportunities
without any prejudice against anybody having equal rights and opportunities like education and health facilities and employment, etc. To develop a skill and talent and to pursue our goals and ambition. This is called the equality for opportunities. In a society, people may differ with regard of their choices and preferences. They may have different talents and skills which may result in some be more successful in their chosen career than others. ये हो जाता है कई बार कि किसी को एक्सेस ज्यादा मिला है, किसी को पहुंच में ज्यादा है, इसलिए वो सक्सेसफुल हो गया, और जिसकी पहुंच में वो चीज नहीं है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया. It is not the lack of equality of status or wealth that is significant, but the inequality in people's access to such basic goods that make for an unequal and unjust society. तो यही वजह है कि कई बार कुछ लोग पीछे रह जाते हैं और कुछ लोग आगे निकल जाते हैं. तो इसका वजह हर बार अवसरों की असमानता नहीं होती, बल्कि कई बार कुछ स्थितियां भी ऐसी बन जाती है जिनकी वजह से वो असमानताएं बन जाती हैं. अब हम पढ़ेंगे जो प्राकृतिक असमानताएं होती है. देखो, असमानताएं जो है व्याप्त हैं. अभी अभी हमने यही डिस्कशन किया था कि सारी समानताओं के बावजूद हमारे समाज में असमानताएं हैं और रहेंगी. आप पूरी तरह से असमानताओं को नहीं नकार सकते. देखिए, हो सकता है आपने एक बार की ऐसे आदर्श समाज का, ऐसे अच्छे से अच्छे वाले राज्य का निर्माण कर लिया जहां राजनीतिक रूप से सभी समान है, आर्थिक रूप से सभी समान है, ये भी पॉसिबल है. चलो, सामाजिक रूप से भी आप सभी को समान कर देंगे, लेकिन क्या प्राकृतिक रूप से ऐसा कर पाना संभव होगा? क्या जरूरी है कि हर एक बच्चा जो पैदा हो रहा है वो उतने ही बराबर दिमाग, उतने ही स्किल और वैसी ही सोच, वैसी ही स्किल, वैसी ही टैलेंट वो सब लेके पैदा हो? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता. तो यानी असमानताएं हमारे समाज का उसी तरह से अभिन्न अंग है जैसे कि समानता है. ये एक बहुत ही व्यापक अवधारणा है जिसमें हम ना सिर्फ राजनीतिक, आर्थिक और इस तरह के डायमेंशंस पढ़ते हैं, हम ये भी पढ़ेंगे कि नेचुरल और सोशल इनइक्वालिटीज क्या है, असमानताएं क्या है. जब तक हम असमानताओं को नहीं समझेंगे तब तक हम समानता के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे. तो पहले देखते हैं कि प्राकृतिक असमानताएं क्या होती है. ये आप इस पिक्चर से समझ सकते हो. इस पिक्चर में देखो क्या है, एक हाथी है, एक बंदर है, एक सियार है, एक कुत्ता है, एक हिरण है, एक मछली है, एक खरगोश है, एक पेंगुइन है. ठीक है, और सबको आगे बढ़ने के लिए एक ही शर्त है. क्या शर्त है? फॉर अ फेयर सिलेक्शन एवरीबडी हैज टू टेक द सेम एग्जाम, प्लीज क्लाइंब दैट ट्री. सबके लिए आगे बढ़ने के लिए एक ही रास्ता है कि अगर आपको अगले चरण में जाना है तो आपके लिए क्या रास्ता है कि आपको पेड़ चढ़ना है. अब बताओ कोई कैसे चढ़ पाएगा? ठीक है, पक्षी है जो उड़ के पेड़ पे बैठ सकते हैं, बंदर आराम से पेड़ चढ़ सकता है, हिरण कैसे चढ़ेगा? हिरण चलो फिर भी फिजिकली फिट होता है, हल्का फुल्का होता है, चढ़ जाएगा. हाथी कैसे चढ़ेगा? मछली कैसे पेड़ पर चढ़ेगी? कुत्ता कैसे पेड़ पर चढ़ेगा? खरगोश कैसे चढ़ेगा? या पेंगुइन कैसे चढ़ेगा? तो क्या हम ये एक ही एग्जाम लेने का ये एक तरीका सब पर अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते. हालांकि ये बहुत सरकास्टिक वे में बताया गया, बहुत कार्टूनिस्ट तरीके से बताया गया, लेकिन ये सच्चाई है. अगर कोई एक ही क्राइटेरिया तय कर दिया जाता है समाज के सभी लोगों के लिए, तो क्या ये पॉसिबल है कि हर कोई उस क्राइटेरिया में, उस जो है विचारधारा में फिट हो जाएगा? नहीं हो पाएगा. क्योंकि अगर हम सोशली, जैसा मैंने अभी कहा कि हम सोशली एक समान हो जाएंगे, हम आर्थिक रूप से समान हो जाएंगे, हम राजनीतिक रूप से समान हो जाएंगे, क्या हम प्राकृतिक रूप से समान हो सकते हैं? सब में जो असमानताएं प्राकृतिक रूप से है वो तो हमेशा रहेगी. तो प्राकृतिक असमानताएं वो असमानताएं हैं जो लोगों के बीच उनकी विभिन्न क्षमताओं और प्रतिभाओं के फलस्वरूप उभरती है. कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा होता है. अब एक ही माँ बाप के अगर 4 बच्चे हैं, हो सकता है उनमें से एक खेलने में बहुत अच्छा हो, एक पढ़ने में बहुत अच्छा हो, एक की राइटिंग स्किल बहुत अच्छी हो तो एक बोलने में बहुत अच्छा हो. जरूरी थोड़ी है कि चारों के चारों बच्चे एक जैसे ही पैदा होंगे. इस प्रकार की असमानताएं सामाजिक असमानताओं से अलग होती हैं, जो अवसर की असमानताओं या समाज में किसी समूह के दूसरों द्वारा शोषण के परिणाम स्वरूप उभरती है. यानी सामाजिक और प्राकृतिक असमानताओं को एक करना बिल्कुल ही गलत बात है. इन्हें उन विभिन्न विशेषताओं और क्षमताओं का परिणाम माना जाता है जिनके साथ लोग पैदा होते हैं. अब अगर पेड़ चढ़ने को कहा जाए
तो हाथी अपनी सूंड से पेड़ को उखाड़ के फेंक सकता है, लेकिन बेचारी मछली तो कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकती, ना पेड़ पर चढ़ सकती है ना पेड़ उखाड़ सकती है ना। तो सब अपनी अपनी क्षमताओं के साथ पैदा होते हैं। लेकिन क्या हाथी को समंदर में छोड़ दिया जाए तो वो डूब नहीं जाएगा? लेकिन मछली नहीं डूबेगी, क्योंकि उसकी तो जगह ही वही है। तो सब अपनी अपनी क्षमताओं, अपने अपने स्किल्स, अपने अपने टैलेंट्स, अपने अपनी इंटेलिजेंस के साथ पैदा होते हैं, और ये असमानताएं उनको विशिष्ट बनाती हैं। ये असमानताएं समाज में असमानता पैदा नहीं करती, ये हर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग और विशिष्ट बनाती है। Natural inequalities are those that emerges between people as a result of their different capabilities and talents. These kind of inequalities are different from socio-produced inequalities. सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम नेचुरल इनइक्वलिटीज यानी प्राकृतिक असमानताओं और सामाजिक असमानताओं को एक ही सेक्शन में रखेंगे तो ये गलत होगा। Which emerges as a consequence of inequalities of opportunity or the exploitation of some group in a society by others. These are considered to be the result of different characteristics and abilities with which people are born. क्योंकि ये हमारी बॉर्न इनइक्वलिटी है। इसको आप असमानता कहने की बजाय आप विशेषता कह सकते हो, क्योंकि ये हमारे जन्म के साथ ही हमें मिली हुई होती है। तो ये होती है प्राकृतिक असमानता, जो कि समाज के लिए एक्सेप्टेबल ही है। एक्सेप्टेबल क्यों है? क्योंकि प्रकृति हमें जो देती है उसके साथ ही हमें जीना होता है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान जब पैदा हुआ है एंड ही और शी हैज नो लिम्स, हाथ पैर नहीं है, कई बार होता है ऐसा, तो क्या आप उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो? नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप ये ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि मशीनों के द्वारा उसको सुविधाजनक काम करने के लिए जो है माहौल दे सकते हैं, लेकिन उसके जो प्राकृतिक बनावट है शरीर की, उसमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते। तो ये जो प्राकृतिक असमानताएं होती है वो प्रकृति द्वारा होती है, जन्मजात होती है, और इसी वजह से हम उनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि सामाजिक असमानताएं क्या होती हैं। सामाजिक असमानताएं जो होती है वो प्रकृति द्वारा नहीं बनी होती, वो हमारे साथ जन्मजात नहीं होती, वो हमें पैदा होने के बाद समाज से मिलती है। रूसो ने कहा था कि इंसान जन्म तो स्वतंत्र होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। अब ये जंजीरें क्या है? किसी के बड़ी और किसी के छोटी, किसी के कम किसी के ज्यादा, सबके पैरों में बेड़ियां हैं। ये बेड़ियां क्या है? यही तो है वो असमानताएं जो हमें छोटा बड़ा, कम ज्यादा, अमीर गरीब, इस तरह से फील, या कहने की बात है कि इस तरह से हमें असमान बनाए रखती है। ये समाज द्वारा बनाई गई है। सबसे बड़ी बात, जो सामाजिक असमानताएं हैं वो किसने निर्धारित की? वो समाज ने निर्धारित की। उदाहरण के लिए कुछ समाज उन लोगों को महत्व दे सकते हैं जो बौद्धिक कार्य करते हैं, और उन लोगों की तुलना में जो शारीरिक कार्य करते हैं, और उनके साथ अलग तरह से व्यवहार करेंगे। ये तो एक बहुत ही कॉमन फैक्टर है जो हम बहुत बार देखते हैं। कोई मजदूर है, अगर वो मजदूरी कर रहा है तो क्या उसके काम को कम आंका जाना चाहिए? बजाय इसके अब कोई इंसान जो मेंटली काम कर रहा है, चलो एक ही जगह की हम बात करते हैं कि कोई इंसान मजदूरी कर रहा है और कोई इंसान वहीं पर जो है वो सिर्फ निरीक्षण कर रहा है, सुपरविजन कर रहा है, लेकिन क्या सिर्फ इससे वो जो सुपरविजन कर रहा है उसकी दक्षता ज्यादा बढ़ जाती है? वो ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है? वो क्या ज्यादा सम्मान पाने का अधिकार हो सकता है कि उसका काम ऐसा है कि उसको सैलरी ज्यादा मिले, उसको तनख्वाह ज्यादा मिले, लेकिन क्या सम्मान में कमी आना ये सही है? अगर कोई मजदूर इस तरह का काम नहीं करेगा, शारीरिक श्रम नहीं करेगा, तो उस जो सुपरवाइजर है उसका सुपरविजन भी क्या काम आएगा? नहीं आएगा ना। तो ऐसे में सम्मान बराबर मिलना चाहिए, भले ही सैलरी या तनख्वाह या जो मजदूरी मिल रही है उसमें कहीं थोड़ी ऊंच नीच हो सकती है कि भाई इसे कम मिल रही है, इसे ज्यादा मिल रही है, कोई बात नहीं, वो काम के हिसाब से है। लेकिन क्या सिर्फ इस वजह से सम्मान में कमी या बढ़ोतरी होनी चाहिए? ऐसा गलत है, लेकिन ऐसा होता है। ऐसा हम समाज में प्रत्यक्षतः कई बार देखते हैं। अलग अलग नस्ल या रंग या लिंग या जाति के लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है समाज में। वास्तव में ऐसा होता है। नस्ल में आप देख सकते हो कि जो ब्रिटिशर्स थे वो हमेशा ही अपने आप को ऊंचा मानते थे। वो ये मानते थे कि हम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, या हम जो है ज्यादा सम्मान के अधिकार हैं। जो ब्राउन स्किनर्स हैं वो बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं या उनके पास दिमाग नहीं होता। ये इस तरह से असमानता उन्होंने पैदा की। फिर अगर लिंग या जाति,
आज भी हम देख रहे हैं कि जो आधी आबादी पुरुषों की, आधी आबादी महिलाओं की है, लेकिन महिलाओं की आधी आबादी के साथ आज भी जो है वो बहुत ज्यादा ऐसा व्यवहार किया जाता है कि वो चाहे शारीरिक रूप से हो या फिर मानसिक रूप से वो कमतर है समाज में। या जाति के आधार पर तो हम देखते ही हैं किस प्रकार हमारे समाज में बहुत ही दोगला व्यवहार किया जाता है। इस प्रकार के मतभेद समाज के चरित्र को दर्शाते हैं और इनमें कुछ निश्चित रूप से अन्यायपूर्ण प्रतीत हो सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी जरूर है जो हमें बहुत ही गलत लग सकती हैं, बल्कि लगती है, क्योंकि अगर सामाजिक असमानताएं पैदा हुई है, अगर समाज की तरफ से कुछ असमानताएं हैं, तो वो हमेशा ही गलत ही होंगी। आप इन पिक्चर्स में देख सकते हो, जैसे पहली पिक्चर है, इसमें एक बच्ची को पीछे बिठा दिया गया है और बाकी बच्चे दरी पर बैठकर पढ़ रहे हैं। हालांकि आजकल ये सीन देखने को नहीं मिलता है, आजकल बहुत हमने प्रगति कर ली और इस मामले में तो खासकर भारत में बहुत से ऐसे कानून बना दिए गए हैं जहां किसी भी बच्चे के साथ खास करके शिक्षा या स्वास्थ्य के लिए कोई भी दोगला व्यवहार नहीं किया जा सकता। लेकिन पहले ये दृश्य आम थे, जब जो नीचे जाति के बच्चे होते थे उनको अलग बिठाया जाता था, उनके पानी पीने की सुविधाएं अलग होती थी। तो ये इस तरह की जो है समाज में जो दोगली बातें होती है, जो दोगला व्यवहार किया जाता है अलग अलग व्यक्तियों के साथ, अलग अलग बच्चों के साथ, सिर्फ इसलिए कि किसी की जाति कुछ है और किसी की जाति कुछ है, ये बिल्कुल ही गलत धारणा थी जो हमारे समाज में हमेशा से व्याप्त थी। आप यहाँ दूसरी पिक्चर में देख सकते हो कि एक औरत तो बिना पानी के परेशान बैठी है और दूसरे के पास पानी है। ये भी वास्तविकता थी हमारे समाज की, हालांकि ये भी अब कम हो गया है, लेकिन ये वास्तविकता कहीं ना कहीं थी कि जब कुएं पर से पानी भरने के दलितों को अधिकार नहीं था, या जो नीचे जाति वाले थे उनको अधिकार नहीं था कि वो कुएं या तालाबों में जा सके या मंदिरों में जा सके। बहुत सी ऐसी चीजें थी जो जिसने हमारे समाज को पिछड़ेपन की ओर धकेला था। ये दकियानुसी सोच ही थी जिसने ऐसा किया था, और यही हमारे समाज में असमानताएं पैदा करने का कार्य करती हैं। तो सोशल इनइक्वालिटीज क्या होती हैं? दीज आर क्रिएटेड बाय सोसाइटी। सर्टेन सोसाइटीज में फॉर एग्जाम्पल वैल्यू दोज हु परफॉर्म इंटेलेक्चुअल वर्क ओवर दोज हु वुड डू मैनुअल वर्क एंड रिवार्ड देम डिफरेंटली। ये तो हो गई बात कि भाई हम किस तरह से किस काम को देखते हैं। हम किसी काम को जब छोटा बड़ा समझने लगते हैं ना, तब वो कहीं ना कहीं हम अपने ही समाज के लिए दिक्कतें पैदा कर देते हैं। कैसे कि अगर हमने ये देखा कि किसी का जो खाता बही का काम करता है वो तो चलो ऊंचा काम है, लेकिन जो सफाई करने वाला काम है उसको हम नीची श्रेणी में रख देते हैं। लेकिन एक बार इमेजिन कीजिए कि अगर वो काम हो ही नहीं तो हमारे समाज की या हमारे आसपास की क्या दुर्दशा होगी, ठीक है ना। तो ऐसे में किसी भी काम को छोटा या बड़ा समझा जाना, ये भी हमारी सोशल इनइक्वालिटी की हमारी जो सोच है उसका परिचायक है। They may treat differently people on different race or color or gender or caste. Differences of this kind reflect the values of society, and some of these may certainly appears to us to be unjust. और ये कहीं ना कहीं हमें भी अनजस्ट, हमें भी जो है वो अन्यायपूर्ण व्यवहार करने के लिए मजबूर कर देते हैं। ये अन्यायपूर्ण व्यवहार ही जो है वही समाज में असंतोष को जन्म देता है। क्यों? क्योंकि एक के साथ किया गया असमान व्यवहार उस प्रजाति के या उस रंग के या उस जाति के पूरे जो है समुदाय, उसमें असंतोष की भावना को पैदा करता है। तो जरूरी क्या है कि समाज में समानता को लाया जाए। हमें जो है अभी अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। कहने का मतलब कि हमें निबंध नहीं लिखना है कि हम क्या करेंगे, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आपको ये कॉन्सेप्ट समझने हैं कि असमानता क्या होती है, समानता क्या होती है, कैसे नेचुरल जो इनइक्वालिटी है, प्राकृतिक जो असमानता है वो किस तरह से व्याप्त है और रहेगी, लेकिन उन प्राकृतिक असमानताओं को हम किस प्रकार से सामाजिक असमानताओं के साथ मिलने से रोकें। ये सब आपका पॉइंट ऑफ व्यू या ये सब कॉम्प्रहेंशन आपका होना चाहिए जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने जो आज पढ़े टॉपिक्स वो सारे इक्वालिटी और इनइक्वालिटी से रिलेट करते थे। आगे के जो वीडियोस होंगे उनमें हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि भाई क्या क्या धारणाएं हैं, क्या क्या विचारधाराएं हैं, जिसमें मार्क्सवाद है, समाजवाद है या नारीवाद है, ये सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उदारवाद भी आएगा। तो ये चीजें डिस्कस करने के साथ साथ ही हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही।
आप अगर कोई भी डाउट जो हमने अब तक पढ़ा है उसके बारे में है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, ताकि हम कोशिश करेंगे कि आपके उन डाउट्स को अगले वीडियोस में क्लियर करते हुए और फिर आगे बढ़ें। थैंक यू।